अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चाइनीज़ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं कि जो कि आहिस्ता-आहिस्ता कूल डाउन होना शुरू हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी जो नज़र आ रही थी पिछले 4 हफ्तों के अंदर, वो थोड़ा-सा थमी है। फ्यूचर्स तकरीबन डी बार के 0.2% डाउन हुए, 0.20% डाउन हुए और एचआर जो है वो प्लस 0.35% था। कोकिंग कोल 2.91% अप था, जबकि आयरन ओर तकरीबन 1% के आसपास ऊपर गया। एचआरसी की जो स्पॉट प्राइसेस हैं वो भी कदरे स्टेबल रही। खींचातानी काफ़ी थी, कस्टमर्स माल खरीदना भी चाहते थे, सेलर्स थोड़ा होल्ड भी करना चाह रहे थे। ओवरऑल अगर वीक ऑन वीक देखें तो तकरीबन $5 से $6 का इजाफा हुआ है प्राइस के अंदर, और जो करंट प्राइसिंग वहाँ से कोट हो रही है पाकिस्तान के लिए वो तकरीबन $580 के लगभग अभी आ रही है, 580-582 के आसपास। और बाकी मार्केट्स के अंदर भी डिमांड अच्छी रही। वियतनाम के अंदर चाइना ने काफ़ी ज़्यादा माल अपना सेल किया, जिसकी वजह से काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ जो है वो उनकी बेसिकली ऑलरेडी सेल आउट हो गई हैं। मेजरली जो वॉल्यूम खरीदने वाली कंट्रीज थे उसके अंदर मलेशिया था, कुछ पाकिस्तान था, कुछ वियतनाम था। वियतनाम की टनेज सबसे ज़्यादा बड़ी थी। अगर हम देखें इनकी जो रीज़न्स हैं चाइनीज़ मार्केट के तेज़ होने की, वो काफ़ी रीज़न्स नज़र आ रही हैं उसके अंदर। नंबर वन रीज़न तो ये है कि प्रॉपर्टी मार्केट को जो सपोर्ट दे रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट, वो एग्जेम्पलरी है अभी इस वक्त। इवन यहाँ तक अभी अनाउंस हो गया है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम जितने भी जो हमारी रियल एस्टेट कंपनीज थी, जिसके अंदर कंट्री गार्डन भी है एक कंपनी जो कि डिफ़ॉल्ट होने के करीब थी, उनको वो बेसिकली बेल आउट कर रहे हैं और गवर्नमेंट अपना स्टिमुलस पैकेज जो है वो उनके लिए देगी। उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, कुछ जगहों पर सुनने में आ रहा है 50 नाम आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ जगहों पर सुनने में आ रहा है कि 100 कंपनीज जो है उनको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, जिनको उन्होंने सपोर्ट करना है और वापस रियल एस्टेट सेक्टर को दोबारा से अपने पाँव पे खड़ा करना है। तो ये इतनी बड़ी न्यूज़ है कि डोमेस्टिक सेल्स भी अच्छी हो गई चाइना की, एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा सेंटिमेंट जो है डेवलप हो रहा है इसकी वजह से। दूसरी मेजर रीज़न ये कि युआन स्ट्रांग हो गया है, अभी 7.1 से 7.2 पे चला गया है ऑलरेडी, जिसकी वजह से कॉस्ट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है और प्राइसेस टाइटर साइड के ऊपर हैं। तीसरी रीज़न कि रॉ मटेरियल कॉस्टली होता जा रहा है। आयरन ओर को देखा, आयरन ओर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। अब तो 1 साल के करीब जो है वो रिकॉर्ड हाई प्राइसेस के ऊपर है आयरन ओर में भी। आयरन ओर की प्राइस बताता हूँ आपको। और कोकिंग कोल को भी देखें तो वो भी बड़ा वॉलेटाइल है। कोकिंग कोल की सप्लाई के अंदर अभी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। डोमेस्टिक जो गवर्नमेंट है उन्होंने टाइट कर दी है, जो माइंस हैं उनको सेफ्टी फीचर्स चेक करने के लिए अभी फ़िलहाल नोटिस भेज दिए हैं, जिसकी वजह से डोमेस्टिक सप्लाई भी कोकिंग कोल की जो है वो कम हो रही है और उसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो जो मेजर रॉ मटेरियल्स हैं स्टील मेकिंग के, बेसिकली उनके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से उनको शिफ्ट भी होना पड़ रहा है स्क्रैप कंजम्पशन की तरफ। तो ये एक और रीज़न था। इसके अलावा जो अगला रीज़न है वो ये है कि लोअर स्टॉक्स हैं अभी इस वक्त वहाँ पर, मिल्स के पास भी, स्टॉकिस्ट के पास भी। स्टॉक्स जो इन्वेंट्री है उनकी वो बड़ी तेज़ी से नीचे आ रही है, यानी कि सेल्स काफ़ी तेज़ी से बेहतर हो रही है। जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा जो है वो इम्प्रूव हुई थी पहले बीच में, अब फिर से उसको थोड़ा सा कर्टेल किया जा रहा है और मिल्स जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर रही माल अभी। सेंटिमेंट जिस तरह तेज़ होंगे उस तरह नेचुरली इसके अंदर तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी रीज़न है जिसकी वजह से हमें खासी ज़्यादा अभी इस वक्त तेज़ी नज़र आ रही है। इसके अलावा जो है वो मिल्स ज़्यादातर अब स्विच हो रही हैं स्क्रैप यूजेज की तरफ। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो जो ईएएफ से प्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर, रीबार्स प्रोड्यूस करने के अंदर, सेल्स के अंदर प्राइस और कॉस्ट का कंपैरिजन किया जाए तो उनको बेनिफिट है अभी इस वक्त, जबकि ब्लास्ट फर्नेस की अगर बात की जाए तो उनको अभी से बेनिफिट नहीं हो रहा है। वो बस कॉस्ट टू कॉस्ट आप समझेंगे बड़े थिन मार्जिन के साथ ऑपरेट कर पा रही है, जिसका मतलब ये भी है कि शायद जो चाइनीज़ मिल्स हैं उनको अभी स्क्रैप की तरफ ज़्यादा डेविएट होना पड़ेगा, डाइवर्ट होना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैप वो कंज्यूम करना चाहेंगे अभी इस वक्त। आपकी इतला के लिए बताता चलूँ बस कि नेक्स्ट ईयर के अंदर 2024 के अंदर जो प्लांट कैपेसिटीज़ कमिशनिंग प्लान की गई है चाइना के अंदर इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस की, वो तकरीबन 42 मिलियन टन्स के आसपास है, जो कि बड़ी अमाउंट है। और ये उनकी गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन उनकी ये है कि ईएएफ की जो इंस्टॉलेशंस हैं और ईएएफ लगाने का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा सालाना बेसिस के ऊपर, उसके अंदर ग्रोथ आती रहेगी। और ये बेसिकली एडिशनल कैपेसिटी नहीं आ रही, ये पिछले वाले को कन्वर्ट किया जा रहा है। जो पिछला कन्वेंशनल स्टील मेकिंग हो रही थी उसको भी ईएएफ के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं वो लोग। और जो जहाँ तक आयरन ओर की बात है, आयरन ओर भी इस वक्त स्टैंड कर रही है 134.5 के ऊपर, जो कि तकरीबन $4.5 के आसपास इजाफा हुआ है लास्ट वीक से अब तक। सिटी ग्रुप का अभी एक्सपेक्टेशन ये है और स्पेकुलेशन है कि $140 आयरन ओर टच कर जाएगी। अगर आयरन ओर और कोकिंग कोल के यही हालात रहते हैं, कॉस्ट इतनी ज़्यादा ऊपर रहती है, तो मुझे नहीं लगता है किसी किस्म का कोई डर वाली बात है या प्राइसेस के नीचे आने की, गिरने की कोई अभी ऐसी आसार नज़र आ रहे हैं।
तकरीबन एक महीना सब लोगों का अभी कंफर्टेबल है, सब लोग ये सोच रहे हैं कि कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई होगी तो वो ऑब्वियसली लॉस के ऊपर माल नहीं बिकेगा। एक नेचुरल रीस्टॉकिंग का पीरियड भी आ चुका है, कस्टमर्स को एट द एंड माल खरीदना है और अब्जॉर्ब करनी है कॉस्ट। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइसेस हमें इतनी ऊंची नज़र आ रही हैं और इतनी तेज़ी नज़र आ रही है। कॉस्ट पुश फैक्टर भी है, रीस्टॉकिंग का फैक्टर भी है, गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है, तो ये सारे मामला मिलके एक बड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। कोकिंग कोल की अगर बात करें तो कोकिंग कोल अराउंड $320 के आसपास मूव किया लास्ट वीक के अंदर, जो कि वीक ऑन वीक $7 लेस था, बट एक्सपेक्टेशन है कि शायद होपफुली यहीं पर स्टेबल होगा या शायद स्लाइटली थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट भी है, डिपेंडिंग ऑन द क्रैक डाउन जो गवर्नमेंट कर रही है लोकल डोमेस्टिक कोकिंग कोल प्रोड्यूसर्स के ऊपर, जो माइन ओनर्स हैं या माइंस को रन करते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट वीक में उनका एक्शन किस किस्म का रहता है, उसके हिसाब से कुकिंग कोल बेसिकली रहेगा। बट प्रोबेबली रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट अभी फिलहाल नीचे आती नजर नहीं आ रही। एक जो बड़ा फैक्टर होता है इसके अंदर वो फ्रेट का भी होता है। अगर हम फ्रेट के इंडेक्स की बात करें तो वो भी तकरीबन 10-12% के करीब अभी फ्रेट भी इनका बढ़ गया है। और आगे आने वाले दिनों के अंदर एक्सपेक्टेशन यही है नेक्स्ट मंथ के लिए कि दिसंबर के अंदर कंटेनराइज फ्रेट भी बढ़ेगा और बल्क का फ्रेट भी बढ़ेगा। तो एक तरह से इन्फ्लेशन तो काबू में आ नहीं रही है, प्राइसेस कॉस्ट बढ़ती जा रही है और जो तेज़ी है और जो पुश है वो बेसिकली कॉस्ट ड्रिवन है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ये किसी के हाथ में नहीं है, एट दी एंड कंज्यूमर के ऊपर ही इसका बोझ जाना है बेसिकली। अब बात करते हैं बाकी की मार्केट्स की। ताइवान की मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर भी तेज़ी नज़र आ रही है और प्राइसेस उन्होंने अपने तकरीबन $6-7 के करीब स्क्रैप इंपोर्ट की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, डोमेस्टिक भी प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दी हैं। साउथ कोरियन मिल्स की बात की जाए तो उन्होंने उल्टा रिड्यूस कर दिया। साउथ कोरिया के अंदर हालात अच्छे नहीं है, स्क्रैप की प्राइसेस काफ़ी कम आ रही हैं, वो और फर्दर कट डाउन की जा रही हैं वहाँ की मिल्स। तो एट द लास्ट रिजॉर्ट जो साउथ कोरियन बेसिकली यार्ड्स हैं उनको एक्सपोर्ट की तरफ आना पड़ रहा है। अब हम साउथ कोरिया से भी स्क्रैप के एक्सपोर्ट की ऑफर सुन रहे हैं, जो कि बेसिकली हमारे लिए नहीं बट बाकी डेस्टिनेशंस के लिए, जो आसपास के डेस्टिनेशंस हैं वहाँ के लिए वो बड़ी कारआमद साबित होंगी और उसकी बाइंग भी बेसिकली होगी। वियतनाम की बात की जाए तो वहाँ पर अच्छी खासी इंपोर्ट हुई है। HR कॉइल्स की सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं। सब लोगों को ये अंदाज़ा है कि शायद प्राइसेस इससे नीचे नहीं जाने वाली हैं अब कॉस्ट की वजह से, और आगे जो पीरियड आ रहा है अभी अब इस वक्त जो विंटर आएगा अभी उसकी वजह से सेल्स तो कम होंगी, बट ऑन दी अदर हैंड रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेजेस और प्रॉब्लम्स अपनी जगह पर रहेंगे, फ्रेट बढ़ेंगे, फिर आगे चाइनीज़ न्यू ईयर है उसके लिए रीस्टॉकिंग हुआ करती है, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट वहाँ पर भी प्रिवेल कर रहा है। स्क्रैप की प्राइसेस वियतनाम के अंदर अभी इस वक्त स्टेबल है वीक ऑन वीक, और कोई खास हम लोगों को तेज़ी नज़र नहीं आई। रीस्टॉकिंग बड़ी इंटेलिजेंटली और स्लोली स्लो कर रहे हैं वो लोग और प्राइसेस को बढ़ा नहीं रहे हैं। अंधाधुंध जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे प्राइस हाइक्स, क्योंकि सेल्स उस तरीके से नहीं हो रही। सेल्स भी बड़ी स्टेबल हैं बट ओवरऑल जो सेंटीमेंट वियतनाम के अंदर है वो एक स्टेबल और पॉजिटिव सेंटीमेंट्स है। टर्की की बात की जाए तो वहाँ पर भी लास्ट वीक के अंदर 4-5 कार्गोज की बुकिंग सुनने में आई और वो लामहौला ऊपर की प्राइसेस के ऊपर ही थी, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा हायर प्राइसेस जो कि हम सुन रहे हैं पिछले 4 हफ्ते से के प्राइसेस ऊपर ही हैं। इनफ्लोज बहुत कम है यार्ड्स के अंदर, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो उन्होंने प्राइसेस पे किए हैं लास्ट वीक के अंदर। यूरोपियन कुछ कार्गोज जो वो 385-386 पे सुनने में आए, फिर बाल्टिक कार्गो जो है वो $390 पे सुनने में आया HMS का, जबकि यूएस की प्राइसिंग भी जो है यूएस से ज़्यादा कार्गो सुनने में नहीं आया। इतफाक़ की बात है लास्ट वीक के अंदर, क्योंकि उसकी मेन रीज़न ये बताई जा रही है कि यूएस सेलर्स जो हैं वो अपनी प्राइसेस ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हायर प्राइसेस डिमांड कर रहे हैं और वो श्योर है कि उनको प्राइसेस ये वाली अचीव हो सकेंगी। होती हैं या नहीं होती वो इस हफ्ते में पता चलेगा, बट जो वहाँ का डिमांड प्राइस की जा रही है HMS के लिए वो 393-395 की जा रही है अभी इस वक्त, और ये देखते हैं कि इस हफ्ते के अंदर ये अचीव होती है या नहीं होती। मेनली टर्की के लिए चैलेंज ये है कि वो प्राइसेस जहाँ तक बढ़ा चुके हैं वो तो काफ़ी हद तक बढ़ा ही चुके हैं। अब आगे उनको अपना रीबार्स की प्राइसेस देखनी है कि अगर वो रीबार की प्राइस बढ़ेगी फर्दर तो फिर ये इस पोजीशन में आएंगे कि यहाँ से स्क्रैप की प्राइसेस बढ़ा सकें। अदरवाइज मेजरली जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका कहना ये है कि शायद यहाँ से ऊपर गुंजाइश नहीं रहेगी टर्की के ऊपर भी, टर्की के पास भी प्राइसेस बढ़ाने की, क्योंकि काफ़ी कार्गोज तो बुक कर चुके हैं। जो एक प्रेशर था वो बेसिकली रिलीज हो चुका है और फिलहाल सेलर्स मार्केट रही है पिछले 2 हफ्ते से। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इस मार्केट को कन्वर्ट होना पड़े और वापस अब बायर्स की जो नई प्राइसेस हैं वो एक्सेप्ट करनी पड़े जब भी बायर्स जो है वो मार्केट में आएंगे। तो आगे भी छुट्टियों का सीज़न आ जाएगा और हॉलीडेज शुरू होंगी, दिसंबर का महीना होगा, स्लो महीना होगा, क्लोजिंग होंगी, उसकी वजह से ऐसा लगता नहीं है कि सेलर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर आएगा। तो मोर और लेस दिसंबर के अंदर ओवरऑल स्टेबिलिटी टू पॉजिटिविटी फिलहाल नज़र आ रही है अभी। रीबार्स का जो प्राइसेस हैं टर्की के अंदर वो $5 तकरीबन इंक्रीज़ किए हैं, अराउंड 585 से 590 FOB का प्राइस अभी इस वक्त आ रहा है। और ऑन दी अदर हैंड जो सेंटिमेंट की अगर बात की जाए तो LME के फ्यूचर्स कुछ लोग फॉलो किया करते हैं कि आगे फ्यूचर्स के अंदर प्राइसेस क्या नज़र आ रहे हैं, जो कि एक बेसिकली रिफ्लेक्शन होते हैं कि जनरल मार्केट के सेंटिमेंट्स के लोग आगे जनवरी फरवरी के अंदर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर काफ़ी हाइक नज़र आई
प्राइसेस के अंदर स्क्रैप की, और प्राइस तकरीबन 412 की एक्सपेक्टेशन आ रही है कि 412 तक टच करेगी प्राइस। बट अगर स्पॉट बेसिस पे वो बात की जाए, मार्केट पार्टिसिपेंट से इन जनरल बात की जाए अभी करंटली, तो सबका ये ख्याल आता है कि 400 का मार्केट जाती नज़र नहीं आ रही है, और ये 395 और 400 के आसपास आकर यहाँ पर रुक जाएगी, क्योंकि आगे सेल्स उस तरीके से फिनिश की नहीं हो रही हैं अभी। CIS बिलेट्स की भी इम्प्रूवमेंट आई है प्राइसेस के अंदर, तकरीबन 495-500 के लगभग FOB पे बेसिस के ऊपर CIS का बिलेट ऑफर हो रहा है। टर्की का भी इंटरेस्ट है इसके अंदर, और बाकी फॉर ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर भी वो ऑफर कर रहे हैं, और कुछ माल सेल भी हुआ है। ईरान रशिया की बात की जाए तो वहाँ पर भी बिलेट्स की स्टेबिलिटी है, प्राइसेस कोई खास कम नहीं हुई। ईरान के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया था, वो माल बेचना चाहते थे, 475 से 470 FOB की बातें हो रही हैं, बट वो सारे रूमर्स हैं, कोई न्यूज़ कंफर्म नहीं हो सकी। तो मोर और लेस ये हफ्ता भी स्टेबल रहा है बिलेट्स के लिए। यूरोप की बात की जाए तो कॉस्ट ड्रिवन पुश आ चुका है, सब मिल्स पुश कर रही हैं प्राइसेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि ना चाहते हुए भी टर्की की जो बाइंग है उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ चुके हैं डॉक्स के ऊपर भी, और डोमेस्टिक मिल्स को भी अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़े हैं माल खरीदने के लिए, जिसकी वजह से अब उसका इम्पैक्ट उनके लॉन्ग स्टील और फ्लैट स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर आ रहा है। मिल्स अनाउंस जो कर रही हैं प्राइस हाइक्स, ऑल्दो एक्सेप्टेंस नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड कस्टमर्स भी मौजूद हैं, थोड़ा थोड़ा माल सबका बिक रहा है, और एक हेल्दी मार्केट एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। अगर जर्मनी की बात की जाए इसके अंदर, तो वहाँ पर भी मार्केट स्टेबल नज़र आ रही है। पोलैंड के अंदर प्राइसेस रीबार के नहीं बढ़े हैं, जर्मनी के अंदर भी बढ़े नहीं है, अभी लास्ट वीक वाले ही प्राइसेस चल रहे हैं, बट एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट वीक के अंदर जर्मनी के अंदर भी रीबार के प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे। पोलैंड के अंदर अभी पता नहीं क्या हालात बनते हैं, वहाँ पर इतनी हेल्दी नहीं है मार्केट। बेनेलक्स के स्क्रैप के एक्सपोर्ट की बात की जाए, जो कि टर्की की वजह से ऊपर जा चुकी है ऑलरेडी, $6 के आसपास मार्केट ऊपर गई है बेनेलक्स स्क्रैप की। टर्की के अंदर मैं आपको वीक ऑन वीक डिफरेंस बताना भूल गया पहले, कि टर्की का जो वीक ऑन वीक प्राइस डिफरेंस था HMS का, वो तकरीबन $6 से $7 का इंक्रीज हुआ है लास्ट वीक से कंपेरिजन के दरमियान। USA की बात की जाए तो वहाँ पे मार्केट स्टेबल है, कोई खास एक्टिविटी सुनने में नहीं आई, टर्की के लिए भी कोई खास ऑर्डर्स बुक नहीं हुए, बट इस हफ्ते के अंदर देखते हैं कि वो प्राइसेस अपनी कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं। फिलहाल तो वो बड़ा टाइट बैठे हैं और अपनी ऑफर्स काफ़ी ऊपर रखी हुई हैं। एक और फैक्ट के US के अंदर भी EAF कैपेसिटीज़ को बढ़ाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि अगले 1-2 साल के अंदर जो कैपेसिटीज इंस्टॉल होंगी US के अंदर, उसमें स्क्रैप की डिमांड और HBI DRI पैलेटाइज्ड की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिसके लिए कनाडा के अंदर भी कुछ कंपनीज जो है वो इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, और अपने HBI के प्लांट्स न्यू जो है वो ऑपरेशनल कर लेंगे 1-2 साल के अंदर, क्योंकि आगे फ्यूचर जो है वो EAF का और स्क्रैप कंजम्पशन का या HBI कंजम्पशन का काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। ग्रीन स्टील की तरफ सारी दुनिया जा रही है, और अगर कैपेसिटीज़ की बात की जाए USA के अंदर, तो ऑलमोस्ट 18 मिलियन टन्स की कैपेसिटी अभी इस वक्त प्लान हो चुकी है, जो कि इंक्रीज़ होगी अगले 1-2 साल के अंदर US के अंदर भी। तो हर जगह पर EAF और ग्रीन स्टील की बात बेसिकली हो रही है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर सेंटिमेंट्स कुछ तेज़ी नहीं है, बट मार्केट्स स्टेबल हैं। जो ग्लोबल मार्केट अभी इस वक्त राइज कर रही है स्क्रैप के हवाले से और फिनिश के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इस वक्त इंडिया को। इंडिया की भी जो ऑफर्स हैं वो बेसिकली डोमेस्टिक तो इतनी अच्छी सेल नहीं है, बट एक्सपोर्ट के अंदर ऑफर्स जो CRC और HRC की हैं वो यूरोप में मौजूद है मोस्टली, जो कि $10-12 ऊपर हैं। कोई ख़ास ऐसा कारोबार होता हुआ सुनने में नहीं आया। CRC का कुछ सेल्स सुनने में आई है, जबकि HRC अभी तक सुनने में नहीं आया, बट होपफुली इंडिया भी अपना मटेरियल जो है वो सेल आउट करने के अंदर होपफुली कामयाब हो जाएगा, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट का इतना प्रेशर नहीं है, इतनी अच्छी डिमांड नहीं है वहाँ पर। तो एवेंचुअली होपफुली वो लोग ऑर्डर अपने कंक्लूड करेंगे एक्सपोर्ट्स के लिए यूरोप के साथ। और अगर शेड की बात करें तो 410-12 का लेवल सुनने में आ रहा है कंटेनर्स के अंदर। शेड का जो सबसे बड़ी न्यूज़ है लास्ट वीक की, वो ये है कि बल्क कार्गो बुक हुआ है वहाँ पर 36,000 टन का, जिसकी प्राइस $427 थी, जो कि एक तरह से सरप्राइजिंग भी था सबके लिए कि कंटेनर्स के अंदर इंडिया प्राइस वो पे नहीं कर पा रहा, जबकि बल्क के अंदर उन्होंने बाइंग बेसिकली की है इस लेवल के ऊपर। अब हो सकता है कि बाकी मिल्स उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, क्या रीस्टॉकिंग करनी है या नहीं करनी उन्होंने, बट अगर जनवरी के लिए माल चाहिए तो इंडिया को हैवीली रीस्टॉक करना पड़ेगा, और बेसिकली प्राइसेस भी अपनी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी जो सेलर्स से ऑफर हो रही हैं बेसिकली। अभी मिल्स का जो एक्सपेक्टेशन है इंडिया के अंदर, मिल्स बेसिकली प्रेडिक्ट कर रही हैं कि हम लोगों को अपनी प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे, कॉस्ट बढ़ चुकी है। आयरन ओर की कॉस्ट बढ़ गई काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह दुनिया के अंदर आयरन ओर और कुकिंग कोल बढ़ रहा है अभी इस वक्त, और ऑल टाइम हाई के ऊपर, यानी ऑल टाइम हाई तो नहीं, एक साल के हाई के ऊपर बेसिकली इस वक्त स्टैंड कर रहा है। इंडिया के अंदर भी तकरीबन $2 के आसपास पर टन आयरन ओर की कॉस्ट बढ़ाई गई है, जिसका मतलब ये है कि उसका इम्पैक्ट स्क्रैप के ऊपर भी आ सकता है, क्योंकि स्पॉन्ज आयरन वगैरह थोड़ा सा महंगा होगा और स्क्रैप की कंजम्पशन उनको बढ़ानी पड़ेगी, जिस तरह बाकी दुनिया भी बढ़ा रही है। तो स्क्रैप की कंजम्पशन बेसिकली इंडिया के अंदर इंपोर्ट के अंदर रहेगी ही रहेगी होपफुली, और ये सारे फैक्टर्स से इंडिया की मार्केट के अंदर अभी इस वक्त। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 415 से 425 के लगभग ऑफर्स प्रीवेल कर रहे हैं। ब्रैकेट बहुत बड़ी है प्राइस की,
वो डिपेंड करता है कौन सा सेलर किस पोजीशन के अंदर है और उसने किस तरीके से माल बेचना है। काफ़ी सारे कार्गोज 415-16 के ऊपर बुक हुए हैं पाकिस्तान के अंदर लास्ट वीक के अंदर। ऑल दो कंपेरेटिवली अगर हम पिछले 2 हफ्तों से कंपैरिजन करें तो लास्ट वीक के अंदर सेल्स का जो क्वांटम है वो ज़्यादा नहीं रहा, इंक्वायरीज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट जो प्राइस लेवल्स हैं वो ऑलमोस्ट 415-16 के आसपास ही स्टेबल है। प्राइसेस बढ़ नहीं पा रही, ज़रा डिमांड ना होने की वजह से प्राइसेस एक जगह पे स्टक हैं। ऑल दो यार्ड्स प्राइसेस बढ़ाना चाहते हैं, सेलर्स प्राइसेस बढ़ा के मांग रहे हैं, बट इवेंचुअली एट दी एंड ज़्यादा कस्टमर मार्केट में ना होने की वजह से उनको सस्ते प्राइसेस के ऊपर माल बेचना पड़ता है। बट एज सुन एज ये जो इन्वेंट्रीज हैं वो ड्राइव हो जाएंगी पुरानी सस्ती कॉस्ट की, तो इवेंचुअली प्राइसेस को बढ़ना ही पड़ेगा। अगर टर्की बढ़ता रहता है और यार्ड्स अपने प्राइस बढ़ाते रहते हैं तो होपफुली ये सेंटिमेंट्स पॉजिटिविटी की तरफ ही जाएंगे और 425 के लगभग भी हम लोग देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस चली जाए। अगर सेल्स की बात करें तो रीबार सेल्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्वाइट है पाकिस्तान के अंदर। अभी ये स्मोक की इश्यूज नज़र आ रहे हैं पंजाब के अंदर ख़ास तौर से, जिसकी वजह से एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब रहने के इम्कानात हैं और स्क्रैप की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो चुकी है, ऑलरेडी ड्राई अप हो गई है इन्वेंट्रीज। तो जो सेकंड टियर कस्टमर्स हैं उनको भी माल अभी आहिस्ता आहिस्ता इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा। इम्पोर्ट की इंक्वायरीज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है बेसिकली, और देखते हैं कि किसके पास कितनी एलसी की गुंजाइश है। कंस्ट्रेंट बहुत सारे हैं, डॉलर को लॉक करने का कंस्ट्रेंट है, डॉलर नहीं मिलता। फिर एलसी की कंस्ट्रेंट्स हैं कि कौन कस्टमर्स एलसी खोल सकते हैं। तो बेसिकली एक किस्म का बैलेंस है, चाहे यहाँ पर डिमांड ज़्यादा भी हो जाए तो उस चीज़ को बैलेंस आउट कर देती है वो चीज़ के सप्लाई साइड एक तो कंफर्टेबल है, कंटेनराइज कार्गोज मिल रहे हैं अभी पाकिस्तान के लिए, और ऑन दी अदर एंड कस्टमर्स के पास जो लिमिटेशंस हैं एलसी खोलने की, उसकी वजह से भी डिमांड इतनी खुल के सामने आ नहीं पा रही है। एक बड़ा हेल्दी बैलेंस जो है वो सस्टेन कर रहा है अभी इस वक्त। डोमेस्टिक प्राइसेस की अगर बात की जाए तो सेमी फिनिश प्राइसेस, बिलेट्स के प्राइसेस भी थोड़ा सा स्टेबल हुए हैं, और अब उम्मीद है कि अभी बिल्स का जब वीक गुजर जाएगा तो नेक्स्ट वीक के अंदर हो सकता है कि प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा जंप भी आए, रीबार के भी प्राइसेस को बढ़ाना पड़े क्योंकि इनपुट कॉस्ट तो लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि रीबार्स को भी प्राइसेस जब इम्प्रूव होंगे तो ऑटोमेटिकली स्क्रैप के प्राइसेस भी फर्दर इम्प्रूव होंगे। अवेलेबिलिटी पहले ही कम है और चीज़ें एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होगा पाकिस्तान के अंदर और लोग पॉजिटिवली काम कर सकेंगे। इसके अलावा ये कि जो ट्रेडर्स इंपोर्ट कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर उनके लिए भी खासे चैलेंजेस अभी इस वक्त खड़े हो गए हैं। उनके लिए भी वही प्रॉब्लम्स हैं कि डॉलर्स को उनको ज़्यादा दिक्कत है, जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद थर्ड पार्टी जो ट्रेडर्स इंपोर्ट किया करते थे उनके वॉल्यूम्स भी अभी मूविंग फॉरवर्ड कम हो जाएंगे इंपोर्ट्स में, और जो रीबार मिल्स हैं उनको फिर से एक दफ़ा चांस शायद मिलने जा रहा है कि स्क्रैप की शॉर्टेज रहेगी और फिर दे वुड बी एबल टू गिव आउट देयर ओन प्राइसेस के प्राइसेस थोड़ा सा शायद वो पुश अप करें और मार्केट को वापस स्टेबिलिटी पर लेकर आएँ और एक हेल्दी मार्जिन्स के साथ वापस काम कर सकें, क्योंकि प्रीवियसली मार्जिन्स बहुत ज़्यादा नैरो हो गए थे और हर रीबार मिल की ख्वाहिश है कि वो अच्छे प्राइस के ऊपर बेसिकली सेल आउट कर सके अपने फिनिश प्रोडक्ट्स में। बाकी सी फ्रेट की बात हो गई कि सी फ्रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, कंटेनर्स की बढ़ेंगे। 13% जो है वो ऑलमोस्ट इंडेक्स बढ़ चुकी है। इसकी आपके जो बाल्टिक इंडेक्स है बेसिकली बल्क की, जिससे कैलकुलेशन होती है फ्रेट की, और एक्सट्रीम वेदर जो आगे होगा वो एक चैलेंज रहेगा सबके लिए कि आगे सेल्स किस किस्म की रहती हैं। इनपुट कॉस्ट तो बढ़ रही है, वो चीज़ें ड्राइव कर रही है और तेज़ी लेकर आ रही है, बट ये चीज़ बड़ी मैटर करेगी कि सेल्स, इवन चाइना की भी पॉजिटिविटी रहते हुए भी आगे दिसंबर के अंदर एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि सेल्स स्लो होंगी, तो वो किस तरीके से ओवरऑल एक मैक्रो लेवल के ऊपर प्राइसेस को इम्पैक्ट करेगी, वो चीज़ें हम लोगों को अभी आगे मूविंग फॉरवर्ड देखनी है। अभी तक के लिए ये अपडेट्स, थैंक यू वेरी मच।